बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बच्चों, आज हम बीएस थर्ड सेमेस्टर बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर में फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो कोर्स कोड है 211 वो हम शुरू करने लगे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है। कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और उसके बाद है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये हमारा पहला लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का। इसमें शुरू में बताया गया है कि चार्ज क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, और उसके बाद इसमें दूसरा और आखिरी टॉपिक है कूलम्स लॉ का, जो आपने एफएससी पार्ट 2 में चैप्टर 12 में पढ़ा था। तो शुरू में ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, जो है, जो टॉपिक है सारा नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर। जी, यस सर, आ रहा है। ओके, चलें, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे ज़र्रे या ऐसे पार्टिकल्स जिनको आप मज़ीद छोटा ना कर सकें या जिनको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिनको सब डिवाइड ना किया जा सके। ठीक हो गया? तो ये उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं या एक दूसरे पर अट्रैक्शन की फोर्स लगाते हैं या एक दूसरे पर रिपल्शन की फोर्स लगाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशन यही है जो आपने याद रखनी है। यहाँ पे कुछ शुरू में लिखा भी हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये भी उसी अंदाज में लिखी गई है, मिलती जुलती स्टेटमेंट है। अच्छा जी, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर कैसे होता है? जैसे फ़र्ज़ करें, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई एटम न्यूट्रल है, तो किसी एटम के न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन्स होते हैं और साथ न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है।
यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन सेंस अपोजिट है। एक पे जैसा चार्ज है दूसरे पे उसके अपोजिट चार्ज है। जी ज़रा म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। पता नहीं आपको ऑनलाइन क्लासेस की अभी तक समझ नहीं आई कि अपने आप को म्यूट पे रखना है। अपने घर की लड़ाइयाँ यहाँ क्यों शो करते हैं आप। एनीवेज, एटम जो है इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एटम न्यूट्रल हो तो इसका क्या मतलब है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा था, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है उतना ही चार्ज प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव है। तो न्यूट्रल एटम का मतलब ये है कि ऐसा एटम जिसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो, यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर दो प्रोटॉन्स हैं तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जब आप दोनों का सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। इसीलिए ऐसे एटम को हम बोलते हैं न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि इस एटम के अंदर जो चार्ज है वो बैलेंस्ड है। इस एटम के अंदर जो चार्ज है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये है अब आप अपने आप को म्यूट पे रखिएगा। अगर कोई बच्चा अनम्यूट पे रखेगा जानबूझ के तो मैं उसको मीटिंग से निकाल दूंगा। अब आप बोल नहीं सकेंगे, मैंने आपको म्यूट अनम्यूट की परमिशन नहीं दी। आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप चैट पे कर लिया करें। एनीवेज, बात हो रही थी न्यूट्रल एटम की। अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज अपीयर कैसे होता है। हाउ चार्ज अपीयर्स, चार्ज अपीयर कैसे होगा। तो चार्ज अपीयर करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक मेथड हो सकता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन की वजह से कैसे, जैसे फ़र्ज़ करें हम जानते हैं कि ख़ासकर ड्राई मौसम में बालों पे अगर कंघी की जाए, बालों को ब्रश किया जाए या बालों पे कॉम जो है उसको ड्रैग किया जाए, तो होता ये है कि थोड़ी देर बाद जब हम कॉम को अपने हेयर के करीब लेके जाते हैं तो कॉम हेयर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। मतलब इसका ये हुआ कि कॉम और हेयर में से एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया। होता यूँ है कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर इफ़ेक्टिवली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस जिस में से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है उस पर इफ़ेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को अपीयर करवा सकते हैं। यानी चार्ज अपीयर कैसे होगा, एक
ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले जाएंगे किसी ना किसी मैकेनिज़्म के थ्रू। यहाँ पे जिस मैकेनिज़्म की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है। किसी एक ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े ज़्यादा लूजली बाउंड होंगे, जो हीट एनर्जी को लेके ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे और वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप समझ लें कि दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस की तरफ गए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए हम इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज पैदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे चार्ज के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़। अब चार्ज जो है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है कूलम। कूलम जो है साइंटिस्ट के नाम से इसका यूनिट बना दिया गया। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कैसे हम लिख सकते हैं? बड़ा आसान मेथड है। अगर आप एक बेसिक रिलेशन देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें तो ये बनेगा Q डिवाइडेड बाई E। Q की जगह 1 कूलम लिख दें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक कूलम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद है ये 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18। इसके बाद हम आते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऐसे चार्जेस को स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे हैं, और ये चार्जेस एक दूसरे पे कैसी फोर्स लगा रहे हैं इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम ये भी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर एक जैसे चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप पहले से भी जानते हैं, इसको अभी आप जस्ट याद रख लें। इसी तरह चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी यही मैग्नीट्यूड है, सिर्फ साइन इसका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। मैस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है ये बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। पोल्स ऑफ चार्ज, एक सिंगल जो चार्ज है उसे इलेक्ट्रिक मोनोपोल कह सकते हैं। अगर एक जैसी अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े से डिस्प्लेसमेंट पर मौजूद हों तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। यानी एक फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ और उतना ही नेगेटिव चार्ज इस तरफ है और इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस मौजूद है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी तरह अगर दो डायपोल्स इकट्ठे हैं तो उसको क्वाड्रोपोल बोलते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल हो और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ़्लो करवा सकें, तो ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर्स। तो ये कंडक्टर जो हैं इनकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर और एलुमिनियम की एग्जांपल दी गई है। ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये या चार्ज कैरियर का क्या मतलब है? अभी मैंने चार्ज कैरियर का वर्ड यूज़ किया। चार्ज कैरियर का मतलब है वो वाला पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करके
एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, आप इसको सिर्फ मेमोराइज़ कर लीजिएगा। इसी तरह इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर चार्ज कैरियर्स बिल्कुल भी नहीं होते और इनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इसीलिए इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। इनके अंदर से चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर सकते, इनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर होते ही नहीं हैं। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में आप समझ लें होते हैं, यानी इनकी चार्ज फ्लो करवाने की जो कैपेसिटी है वो कंडक्टर्स से कम और इंसुलेटर्स से ज़्यादा होती है, यानी इनकी कंडक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होती है। कंडक्टिविटी से क्या मुराद है या कंडक्शन से क्या मुराद है? चार्ज को अपने अंदर से पास करने की एबिलिटी या कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे वो ये कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये वाला रिलेशन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो एक सिंगल वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल हो सकता है, डबल हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया हूँ कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज अपीयर होता है उसका मेथड क्या है या उसका मैकेनिज़्म क्या है। होता ये है कि एक ऑब्जेक्ट से चार्ज उतर के दूसरी ऑब्जेक्ट पे चला जाता है और वो चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब है चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से अपीयर होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे उतना ही चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का डबल चार्ज आएगा, अगर 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन से 3 गुना। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, और नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज को ना आप पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो है वो हमेशा सेम रहता है। दिस कैन बी कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि चार्ज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फ़र्ज़ करें पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 10 प्रोटॉन्स थे। फिर क्या हुआ जी, फ़र्ज़ करें ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे और 9 ही प्रोटॉन्स थे फ़र्ज़ करें। अब फ़र्ज़ करें जो राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के लेफ़्ट वाले ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो अब होगा क्या, जो राइट वाला है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, प्रोटॉन 10 ही होंगे, और जो लेफ़्ट वाला है इसमें 9 में 2 ऐड हो गए, यानी 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन 9 ही हैं। तो अगर आप शुरू में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखें तो वो टोटल बन रही है 10 + 9 19, और अब भी अगर आप देखें तो 11 और 8 कितना होता है? 19। और प्रोटॉन्स की तादाद तो है ही सेम, पहले भी 19 अब भी 19। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो टोटल तादाद है वो हमेशा सेम रहती है। बस होता ये है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नेट चार्ज या टोटल चार्ज जब आप सम करते हैं तो उसका आंसर सेम आएगा। दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसी तरह यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। रेडियो एक्टिव डिके, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। एनाइलेशन ऑफ मैटर, ये आपने एफएससी पार्ट 2 में पढ़ा हुआ है। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन, इसमें भी चार्ज कंजर्व रहता है क्योंकि पेयर प्रोडक्शन से पहले भी चार्ज ज़ीरो है, न्यूट्रल, गामा रे, फोटॉन,
और उसके बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने जिनका चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, और अगर आप इनका भी सम करें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इसी तरह एनाइलेशन ऑफ मैटर में भी ऐसा ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, इन दोनों का नेट चार्ज ज़ीरो है। तो जब हम प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं तो प्रोडक्ट में भी सिर्फ 2 गैमा रे फोटॉन है और गैमा रे फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह आप यहाँ भी ये वाली बात ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, 92 प्रोटॉन्स हैं इसमें, और इसमें भी 90 + 2 उतने ही प्रोटॉन्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स की तादाद जितनी लेफ़्ट हैंड साइड पर है उतनी ही राइट हैंड साइड पे है, यानी चार्ज की मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कूलम्स लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप एक नज़र जब देख लेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।